नमस्कार, आप देख रहे हैं साइकोलॉजी शिक्षा हिंदी यूट्यूब। मैं हूं अवधेश, स्वागत करता हूं आपका। मनोविज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग अगले प्रश्न पर बात करेंगे। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तो प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन, दूसरा कारण है। नीचे दिए गए कूटों की सहायता से अपना उत्तर दीजिए। आप जानते हैं कि अभिकथन और कारण वाले प्रश्न कैसे कहते हैं। तो हम अभिकथन देखते हैं। एल्गोरिदम तार्किक नियम है जो एक विशेष समस्या का समाधान सुनिश्चित करता है। आप जानते हैं, पिछले भी व्याख्यानों में आपको बताया गया है कि समस्या समाधान की दो प्रमुख विधियां या आप रणनीतियां कह लीजिए, एक को कहते हैं ह्यूरिस्टिक विधि, दूसरे को कहते हैं एल्गोरिदम मेथड। तो इसी एल्गोरिदम मेथड्स की बात की जा रही है। एल्गोरिदम मेथड्स एक गणितीय नियम होता है जो समस्या समाधान की गारंटी देता है। समय अधिक लगता है, क्रमबद्ध तरीके से वो चलता है और समस्या समाधान अवश्य प्राप्त होता है। वहीं ह्यूरिस्टिक मेथड जो होता है वह रूल ऑफ थंब का यूज करता है। उसमें समस्या समाधान हो ही जाएगी, इसकी गारंटी नहीं होती है, लेकिन समस्या समाधान जल्द मिलने की संभावना होती है। तो ये कथन अगर देखा जाए तो एल्गोरिदम मेथड्स एक तार्किक नियम है जो एक विशेष समस्या का समाधान सुनिश्चित करता है। ये पूरी तरह से सही बात है। वहीं हम कारण की बात करें कि ऐसा क्यों होता है, अगर देखा जाए तो क्रमबद्ध कार्य प्रक्रिया को अपनाने से जटिल समस्याओं का भी समाधान ज्ञात किया जा सकता है। यानी कि एक निश्चित क्रमबद्ध प्रक्रिया अगर अपनाई जाए तो कठिन से कठिन समस्याओं का भी समाधान प्राप्त किया जा सकता है। यह भी बात एकदम सही है। तो इस आधार पर जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही होगा बी, क्योंकि कारण जो है अभिकथन की पूरी तरह से स्पष्ट रूप से व्याख्या नहीं कर रहा है, लेकिन अभिकथन और कारण दोनों सही है। तो इसलिए जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही होगा बी। अगले प्रश्न पर चलें तो पुनर्बलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है? आंशिक प्रबलीकरण के साथ अधिगम सर्वाधिक तेज होता है, परंतु सतत प्रबलीकरण विलोप के प्रति बृहत्तम विरोध उत्पन्न करता है। अब देखिए, यहाँ पर आंशिक प्रबलीकरण और सतत प्रबलीकरण की बात की जा रही है। आप जानते हैं कि स्किनर ने अपने अधिगम के प्रयोग में पुनर्बलन अनुसूची का प्रयोग किया था। भिन्न भिन्न पुनर्बलन प्रारूप देकर उन्होंने अधिगम पर उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं उसको देखने का प्रयास किया था। तो उसी में उन्होंने जो पुनर्बलन शेड्यूल प्रस्तुत किया उसमें एक कॉन्टिन्यूअस शेड्यूल था और एक आंशिक शेड्यूल था, यानी कि एक पार्शियल शेड्यूल था। तो इस आधार पर कॉन्टिन्यूअस शेड्यूल ऐसा शेड्यूल था जिसमें प्रत्येक सही अनुक्रिया पर लगातार क्या किया जाता था? पुनर्बलन दिया जाता था, कॉन्टिन्यूअस पुनर्बलन दिया जाता था। लेकिन जो आंशिक प्रबलन था या पार्शियल पुनर्बलन था उसमें प्रत्येक अनुक्रिया पर पुनर्बलन नहीं दिया जाता था। इसमें भी बाद में जो आंशिक पुनर्बलन था उसमें भी सब टाइप्स उन्होंने रखा था, जिसमें अनुपात पुनर्बलन और अंतराल पुनर्बलन, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ कॉन्टिन्यूअस और पार्शियल पुनर्बलन की बात की जा रही है। तो आप जान लीजिए कि जो कॉन्टिन्यूअस पुनर्बलन है कि वहां पर प्रत्येक सही अनुक्रिया पर पुनर्बलन दिया जाता था लगातार। वही जो पार्शियल है उसमें किसी पर दिया जाता था, किसी पर नहीं दिया जाता था। वो उनका अपना शेड्यूल के अनुसार था कि किस अनुक्रिया पर पुनर्बलन देना है और किस अनुक्रिया पर नहीं देना है। अब प्रश्न के ऑप्शन पर पढ़िए कि जो आंशिक पुनर्बलन के साथ अधिगम सर्वाधिक तेज हो, ठीक, और सतत पुनर्बलन विलोप को बृहत्तम विरोध करता था। ये पूरी तरह से गलत हो जाता, क्योंकि अगर आप सतत पुनर्बलन देंगे तो विलोपन कहां से होगा? विलोपन होने की कोई संभावना नहीं है। अगले इनके ऑप्शन पर चले तो सतत प्रबलीकरण के साथ अधिगम सर्वाधिक तेज होगा। बात सही है। अगर आप कॉन्टिन्यूअस पुनर्बलन देते हैं तो जो अधिगम होगा वो बहुत तेजी से होगा, परंतु आंशिक प्रबलीकरण विलोप का बृहत्तम विरोध करता है। यानी कि
विलोप का अधिकतम विरोध करता है कौन? आंशिक पुनर्बलन। आप थोड़ा सा ध्यान दें तो अगर किसी अनुक्रिया पर पुनर्बलन दिया जा रहा है, किसी पे नहीं दिया जा रहा है, यानी कि पार्शियल पुनर्बलन दिया जा रहा है, तो विलोपन बृहत्तम विरोध होगा, यानी विलोपन का विरोध नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि प्राणी ये सोचेगा कि इस अनुक्रिया पर हमें पुनर्बलन मिल जाए, अगली पर मिल जाए, किस पर मिल जाएगा, इस पे कोई सही नहीं होता है। इसलिए क्या होता है कि वहां पर विलोप नहीं हो पाता है। इसलिए अगर देखा जाए तो यह ऑप्शन पूरी तरह से सही प्रतीत होता है और 12 का जो आंसर है वो है बी। अगले प्रश्न पर चलें तो ब्लू जीन्स वियर फॉल्स स्माइल्स, इस वाक्य में सही है और गलत है, यहाँ पे फिल करना है आपको। तो आप जानते हैं कि फोनिम, मॉर्फिंग, वाक्य विन्यास और अर्थ विन्यास, यह कुछ नियम हैं जिसके आधार पर हम भाषा का निर्धारण करते हैं। तो वहीं पर यहाँ पर जो सेंटेंस दे रहे हैं ब्लू जीन्स वियर फॉल्स स्माइल, क्योंकि यहाँ रूपिंग या फोनिम है पहले ऑप्शन में, तो वो हो नहीं सकता, क्योंकि मॉर्फिंग एंड फोनिम ये दोनों क्या हैं? लघुतम इकाइयां हैं। एक तो केवल जो है बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई है, कौन सी? फोनिम। वहीं जो रूपिम है वह क्या है? शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय को जब एक साथ सम्मिलित कर लेते हैं, किसके साथ? फोनिम के साथ, तो वहां पर रूपिम हो जाता है। इसे रूपग्राम भी कहा जाता है और इसे क्या कहा जाता है? ध्वनिग्राम। तो इस आधार पर आप देखें तो ये ब्लू जीन्स वियर फॉल्स स्माइल, ये तो ना तो स्वनिम है और ना ही रूपिम है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर ये ऑप्शन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब हम आएंगे, क्योंकि ये वाक्य है और अर्थ विन्यास पर आएंगे, तो इन्हीं दो में से होना चाहिए। तो यहाँ कह रहा है कि इस वाक्य में वाक्य विन्यास सही है और अर्थ विन्यास गलत है। तो इस आधार पर जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही होगा सी, क्योंकि यहाँ पर जो वाक्य विन्यास है ब्लू जीन्स वियर फॉल्स स्माइल, वाक्य विन्यास तो हो रहा है लेकिन अर्थ विन्यास नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन जो सही होगा वो ऑप्शन सही होगा डी। अगले प्रश्न पर चले, जहां सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। सोच के प्रकार और सोच की विशेषताएं दी हुई है। ठीक, आप जानते हैं यहाँ पर थिंकिंग दिया हुआ है, तो स्वलीय सोच, वास्तविक सोच, अभिसारी सोच और सृजनात्मक सोच, इधर उसकी विशेषताएं दी हुई है इस थिंकिंग की। तो वहीं आप अगर आप देखें कि सबसे पहले किसको मिला दिया जाए, तो आप डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग को आप सबसे पहले मिला दीजिए। तो सृजनात्मक सोच यानी क्रिएटिव थिंकिंग को आप डाइवर्जेंट थिंकिंग भी कहते हैं। तो अवश्य ही किसी भी चीज का असाधारण उपयोग, किसी भी चीज का अधिक से अधिक उपयोग सोच सकते हैं हम कहाँ पर? डाइवर्जेंट थिंकिंग या सृजनात्मक चिंतन में। तो आप अवश्य ही इसको कहाँ से मिलाएंगे? असाधारण सोच से मिला लेंगे। वहीं आप अभिसारी सोच यानी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग को एक निश्चित तथ्य निकालने की बात करते हैं, तो आप कन्वर्जेंट थिंकिंग को ड्राइंग फैक्ट की बात कर सकते हैं, तथ्य निकालना कर सकते हैं। तो आप अभिसारी चिंतन को कर सकते हैं डी से। अब बचता है स्वलीय चिंतन और वास्तविक सोच। स्वलीय चिंतन यानी आर्टिस्टिक थिंकिंग, जो कि स्वर कल्पना होती है। आप देख सकते हैं ये क्या है? फैंटेसी है। तो आप जो पी है उसको मिला दीजिए 4 से। अब लास्ट में मात्र एक बचता है कि रियलिस्टिक थिंकिंग किसको मिलाएंगे, तो अवश्य ही आप रीजनिंग को मिलाएंगे। तो इस आधार पर जो ऑप्शन सही होगा, आप देखेंगे कि ऑप्शन सही हो रहा है डी। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, ऑटोक्लिटिक व्यवहार मुख्य कार्य क्या है? ऑटोक्लिटिक व्यवहार का मुख्य कार्य क्या है? आप जानते हैं ऑटोक्लिटिक व्यवहार एक ऐसा वर्बल बिहेवियर होता है, वाचिक व्यवहार होता है, जो अपने व्यवहार या अपनी
वाचिक क्रियाओं से ही उसमें सुधार लाता है, यानी कि अपने वर्बल बिहेवियर से किए गए सुधार, यानी कि उसमें दर प्रतिदर सुधार जब लाते हैं तो इसे ऑटोक्लिटिक बिहेवियर कहा जाता है। तो का मुख्य कार्य क्या है? प्रतिक्रियाओं को विशेषित करना, यानी कि जो व्यवहार किया जा रहा है उसमें विशेषित करना, जो भी प्रतिक्रिया हो रही, संबंधों को व्यक्त करना, मौखिक व्यवहार के लिए व्याकरणीय रूपरेखा प्रदान करना। तो आप देखेंगे कि जो वर्बल बिहेवियर है वो ऑटोक्लिटिक व्यवहार है, उसमें ये तीनों चीजें सम्मिलित होती हैं। तो इस आधार पर जो ऑप्शन सही होगा वह ऑप्शन सही होगा डी, यानी कि 1, 2 और 3। अगले प्रश्न पर चले तो अगला प्रश्न है 5 परिदृश्य, घूर्णनदर्शी गति, उत्प्रेरित गति और स्वगति सभी क्या हैं? जानते हैं कि 5 परिदृश्य जो कि गेस्टाल्टवादियों ने दिया है, और ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट आप जानते हैं कि सामाजिक मनोविज्ञान में सोशल नॉर्म्स के लिए इसका प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 5 फिनोमेना स्पेसिफिक मूवमेंट एंड ऑटोकाइनेटिक मूवमेंट, ये सभी क्या हैं? चित्रमय संकेत, चित्रमय संकेत नहीं हो सकता है। दृश्यमान गति, इसी को कहते हैं अफ्रेंट मूवमेंट। तो जाहिर सी बात है ये जो 5 फिनोमेना या ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट होता है वो सभी क्या होता है? अफ्रेंट मूवमेंट होता है। तो अवश्य ही जो इसका ऑप्शन सही हो रहा है वो ऑप्शन सही होगा बी। दोहरी छवियां हो नहीं सकता, गैरवाचिक संकेत नहीं हो सकता है। आइए अगले प्रश्न पर चलें। तो अगला प्रश्न है नीचे दी गई युक्तिकरण की रक्षा विधियों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आइए अब यहाँ पर बात हो रही है रक्षा क्रियाविधि यानी डिफेंस मैकेनिज्म की बात किया जा रहा है, जो आप जानते हैं कि फ्राइड द्वारा दिया गया रक्षा युक्ति है, जो चिंता, तनाव तथा मानसिक संघर्ष को कम करने के लिए मानसिक तथा क्रियात्मक व्यवहारात्मक अनुक्रिया होती है व्यक्ति की। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण क्या है डिफेंस मैकेनिज्म में? विकास की प्रारंभिक अवस्था में वापस जाना हो नहीं सकता, ठीक है। अपनी क्रियाओं को प्रमाणित करना, यानी कि अपनी जो क्रियाएं हैं उसको प्रमाणित करना है। आप जानते हैं कि जब भी जो रक्षा युक्ति होती है हम क्या करते हैं, अपनी चिंता या अपने तनाव को दूर करने के लिए किसी न किसी नई चीज, यानी कि अपने व्यवहार को प्रमाणित करते हैं और ये साबित करते हैं कि नहीं, हमें चिंता नहीं है या हमें तनाव नहीं है या कोई मानसिक द्वंद्व नहीं है। तो या अपनी क्रियाओं को उस तरह से प्रमाणित करते हैं, क्योंकि जितनी भी रक्षा युक्तियां हैं सबका अलग अलग तरह से क्रियाओं को प्रमाणित करने का तरीका है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा 17 का वो अवश्य ही सही होगा बी। अगले प्रश्न पर बात करें तो व्यक्ति मूल दुश्चिंता पर अन्य व्यक्तियों की ओर जाकर, उनसे दूर जाकर और उनके विरुद्ध जाकर नियंत्रण करते हैं। यानी कि जो मूल एंजाइटी होती है, मूल एंजाइटी को नियंत्रित करने के लिए व्यक्ति क्या करता है? अन्य व्यक्तियों से दूर जाता है, उनके विरुद्ध जाता है या उनके पास जाता है। कोई भी व्यवहार ऐसा करके वह अपने जो मूल चिंता होती है, मूल एंजाइटी होती है व्यक्ति की, उसको नियंत्रित करने का प्रयास करता है। तो किस ग्रुप के व्यक्तित्व मनोवैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया? तो आप जानते हैं कि अगर कहीं भी मूल एंजाइटी की बात हो रही है तो आप सीधे सीधे अगर देखें तो मनोविश्लेषणात्मक, नियोफ्राइडियन, सामाजिक अधिगम और संज्ञानात्मक अधिगम। तो आप ऐसे ही सामाजिक अधिगम को ऑप्शन से निकाल देंगे, संज्ञानात्मक को निकाल देंगे। अब बच रहा है ये दो ऑप्शन, मनोविश्लेषणात्मक और नियोफ्राइडियन। चूंकि आप जानते हैं कि मनोविश्लेषणात्मक जो है वह
फ्राइडियन विचारधारा है, जबकि नियो फ्राइडियन फ्राइड से अलग हुए लोगों की विचारधारा है। तो अगर हम एंजाइटी की बात कर रहे हैं तो अवश्य ही वह मनोविश्लेषणात्मक विचारधारा में आती है। तो जो 18 का इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही होता है वह सही होता है ए। अगले प्रश्न पर बात करें तो एक मनस्तापी व्यक्ति को संभवतः किस MMPI 2 स्केल पर उच्चतम अंक प्राप्त होगा। यहाँ पर साइकोटिक व्यक्ति की बात हो रही है, यानी कि ऐसे व्यक्ति की जो साइकोटिक मानसिक विकृतियों से जूझ रहा है, वह अगर MMPI 2 के किस स्केल पर, चूंकि आप जानते हैं कि जो मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री है वह एक व्यक्तित्व की विस्तृत इन्वेंट्री है, जो व्यक्तित्व की बहुत ही गहनता से मापन करने में सक्षम है और इसकी विश्वसनीयता वैधता भी बहुत ही संतोषप्रद है। तो चूंकि इसमें कुल 10 नैदानिक मापनियां हैं, 10 तथा 3 मुख्य वैधानिक मापनियां हैं, तो उन 10 में अलग अलग, जो कि कुल टोटल यहाँ पर जो इसके इस समय जो आइटम्स हैं वो लगभग 567 आइटम हैं मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री में, जिसमें 10 नैदानिक मापनी हैं और 3 वैधता मापनी हैं। तो इस 10 नैदानिक मापनियों के अंतर्गत एक मापनी आती है जिसे कहते हैं डिप्रेशन, यानी कि अवसाद। अवसाद के अंतर्गत ही ये मनस्तापी व्यक्तित्व, मनस्तापी जो विकृतियां सम्मिलित होती हैं। तो अवश्य ही जो व्यक्ति होगा वह इसी अवसाद पर, यानी कि डिप्रेशन पर ही उच्चतम अंक प्राप्त करेगा अगर वो उसमें साइकोटिक डिसऑर्डर्स सम्मिलित हैं। तो जो डिप्रेशन है, यानी कि जो अवसाद है, उनमें कुल 57 आइटम्स दिए गए हैं, यानी कि जो ये आप देख रहे हैं कि 10 नैदानिक और 3 वैध मापनियां जो हैं उसके सबके अपने अपने आइटम्स हैं और कुल आइटम मिलाकर 567 आइटम्स इस MMPI में सम्मिलित हैं। तो अवश्य ही जो इसका ऑप्शन होगा वह ऑप्शन होगा ए। अगले प्रश्न और इस सीरीज के अंतिम प्रश्न पर हम बात करें तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। आंख का एक भाग और उसका कार्य दिया हुआ है। तो आप देख रहे हैं पुतली, आइरिस, लेंस और रेटिना। ठीक है, आप अगर आंख की संरचना पर ध्यान दें तो आप देखेंगे कि इस तरह की एक संरचना होती है आंख की, जहां पे एक लेंस होता है, यहाँ पे पक्षमाभी पेशियां होती हैं और इस तरह से ढका होता है, और फिर यहाँ से जो नर्स निकलती है वो ऑक्सीपिटल लोब में चली जाती हैं, और ये भाग जो होता है ये सब रेटिना कहलाता है। ठीक, आइए अब हम बात करें तो पुतली, आइरिस, लेंस और रेटिना। अब यहाँ पहला है रेटिना पर छवि केंद्रित करना। देखिए रेटिना यहाँ दिया हुआ है और रेटिना पर छवि केंद्रित करना, दृष्टिक सूचना प्रक्रिया आरंभ करना, प्रकाश को प्रवेश करने देता है और पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। ठीक, अगर पुतली के आकार की नियंत्रित करने की बात करें तो पक्षमाभी पेशियां जो होती हैं, जिसे सिलेरी पेशियां कहा जाता है, वह लेंस को घटाती बढ़ाती हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसका प्रक्षेपण रेटिना पर सही स्थान पर पड़े ताकि हमें स्पष्ट प्रत्यक्षीकरण हो सके। तो इस आधार पर अगर आप देखें तो पुतली ए का आप सीधे सीधे प्रकाश को प्रवेश करने देना, यानी कि जो पुतली है वो क्या करती है, प्रकाश को क्या करती है, अंदर प्रवेश करने देती है। तो आप इसको मिला देंगे थर्ड से। आइरिस, आप ध्यान दीजिए, आइरिस यानी कि पक्षमाभी पेशियां, जो हमने ये बताया था, आइरिस दोनों तरफ, लेंस के दोनों तरफ आइरिस होती है। यह क्या करती है, लेंस को घटाती बढ़ाती है ताकि
जो ऑब्जेक्ट है उसको सही स्थान पर प्रक्षेपित किया जा सके, तो आप आइरिस को मिला देंगे पुतली के आकार को नियंत्रित करना। अब बचा लेंस, तो लेंस को आप सीधे सीधे मिलाएंगे कि रेटिना पर छवि केंद्रित करता है, यानी कि लेंस क्या करता है, वह रेटिना पर छवि को केंद्रित कर रहा है। आप देख रहे हैं छोटा बड़ा होकर सही जगह पर प्रक्षेपित कर रहा है, ताकि हमें स्पष्ट किसी भी चीज का प्रत्यक्षीकरण हो सके। अब वहीं बचता है लास्ट सिर्फ रेटिना, तो अवश्य ही आप सीधे सीधे इसे मिला देंगे कि दृष्टिक सूचना प्रक्रिया प्रारंभ करना। यानी क्या करता है, दृष्टिक सूचना प्रारंभ करना, यहाँ से जो नेट होती है वो आप ऑक्सीपिटल लोब में चली जाती है। तो यहाँ पर जब ही ऑब्जेक्ट बनता है तो वह दृष्टिक सूचना प्रक्रिया का प्रारंभ करती है। तो आइए इस आधार पर जो आपका ऑप्शन सही होगा, वह ऑप्शन सही होगा कौन सा, बी। तो हमें उम्मीद है कि आपको प्रत्येक प्रश्न पर स्पष्ट रूप से व्याख्यात्मक परिचर्चा मिली होगी, जो कि अवश्य की आपके ज्ञान में वृद्धि करेगी, आपके प्रश्नों को हल करने में मदद करेगी। अगर आपको यह वीडियो व्याख्यान अच्छे लग रहे हैं, थोड़ा सा भी अगर लाभ पहुंचा रहे हैं, तो अवश्य ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि बेल आइकन दबाने से हमारे चैनल पर अपलोडेड होने वाली सभी वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको पहुंच जाती है। आपका यह वीडियो व्याख्यान अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।